अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। नहीं जनाब, हवलदार रुस्तम खान नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। आयशा का मामला शोके के साथ नहीं बल्कि किसी और शख्स के साथ था। कोई और शख्स? मैं चौंक उठा। हवलदार मायनेखेज़ अंदाज में बोला, शख्स नहीं, शख्सियत मलिक साहब। रुस्तम खान, पहेलियां न बुझवाओ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तोफैल ने तुम्हारे सामने जो भी राज उगला है उसकी तफसील मुझे बताओ। मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ कि मकतूल आयशा का मामला किस शख्स के साथ था और कौन इसकी मौत का जिम्मेदार है। मलिक साहब, तोफैल के इंकिशाफ के मुताबिक वो ड्रामाई अंदाज अपनाते हुए बताने लगा, मकतूल आयशा और राना बहादुर अली के दरमियान एक ख़ास नौइयत का ताल्लुक़ पाया जाता था। ओह! मैं बेख्तियार एक ठंडी सांस खारिज करके रह गया। फिर हवलदार की आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया, क्या वाकई आपको यकीन नहीं आ रहा ना? वो अपने बयान को इंकिशाफ अंगेज़ अंदाज में आगे बढ़ाते हुए बोला, इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और चौंका देने वाली बात यह है कि इन ताल्लुकात का आयशा के घर वाले याकूब तरखान को भी पूरी तरह इल्म था। लेकिन वो बेबस, मजबूर और लाचार था। वो अपनी बीवी को राना बहादुर अली के पास जाने से रोक नहीं सकता था क्योंकि वो राना साहब की ताकत और इख्तियार से बखूबी वाकिफ था। राना बहादुर अली मौजा अहमदनगर का मुतलकुल अनान चौधरी है मलिक साहब। तो ये है सारी कहानी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। इसीलिए जब मैं याकूब तरखान से आयशा के किसी मर्द से ताल्लुक़ का जिक्र करता था तो उसकी आंखों में एक अजीब सा कर्ब और बेबसी नमूदार हो जाती थी। मलिक साहब, मजबूरी इंसान को बाज़ औक़ात बेगैरत और बेहया बनने पर मजबूर कर देती है। रुस्तम खान ने ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। याकूब तरखान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। हवलदार रुस्तम खान काफ़ी देर तक मुझे आयशा और राना बहादुर अली के खुफिया ताल्लुकात की तफसीलात से आगाह करता रहा और मैं चुपचाप बैठा बड़ी तवज्जो से उसकी बात सुनता रहा। मलिक साहब, तोफैल का क्या करना है? हवलदार ने मुझसे पूछा। क्या करना है मतलब? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। जनाब, मेरा मतलब है कि इसे हवालात में बंद रखना है या छोड़ देना है, रुस्तम खान वजाहत के अंदाज में बोला। तुम सरे दस्त तोफैल को यहाँ मेरे पास ले आओ, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। फिर देखते हैं इसके साथ क्या किया जा सकता है। आयशा की अंधोनाक मौत यानी इसके कत्ल की कई कड़ियाँ मुझे हासिल हो गई थीं, ताहम अभी तक इस सिलसिले की कई कड़ियाँ गायब थीं और इन्हीं कड़ियों को तलाश करने के बाद इस जंजीर को मुकम्मल किया जा सकता था। अगले ही लम्हे हवलदार तोफैल को लेकर मेरे पास आ गया। मैंने उसके साथ नरमी का बर्ताव करते हुए उसे बैठने के लिए कहा। वो हिचकिचाते हुए चौबी बेंच पर बैठ गया। फिर हम दोनों हाथ जोड़ते हुए मिन्नत रेज़ लहजे में बोला, थानेदार साहब, आपके हवलदार ने मुझसे वादा किया है कि राना साहब को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि मैंने आयशा से इनके ताल्लुकात के बारे में आपको कुछ बताया है। आपको पता नहीं राना साहब कितने सख्त आदमी हैं, वो गुस्से में आकर मेरी खाल भी खिंचवा सकते हैं। तुम फिक्र न करो तोफैल, राना साहब को तुम्हारे हवाले से कुछ नहीं बताया जाएगा, मैंने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा। तुमने कानून के साथ ताउन किया है तो कानून भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। डरते डरते उसने पूछ लिया, क्या अब मुझे जाने की इजाज़त है? हाँ, अब तुम वापस जा सकते हो, लेकिन जाते जाते मेरे एक दो सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब भी देते जाओ, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। जी हुक्म थानेदार साहब। वो गहरी संजीदगी से मुझे तकने लगा। तुमने मुझे बताया था कि राना बहादुर अली और शोका हफ्ते को दोपहर के बाद झंग गए थे, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हफ्ता यानी 25 फरवरी। जी जी, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई। बिल्कुल, हफ्ता 25 फरवरी की सुबह झोंक जामिन वाले नहर के पुल के नीचे से आयशा की लाश दरियाफ्त हुई थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वाक़े की खबर दोपहर तक आसपास के गांव देहात तक फैल गई थी। मैंने बदस्तूर तोफैल की आंखों में झांकते हुए इस्तफसार किया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि राना साहब के यहाँ से निकलने से पहले ये इत्तला इन्हें भी मिल चुकी थी? मेरे इस सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब बहुत ज़रूरी था। अगर राना बहादुर अली के इल्म में आयशा की इबरतनाक मौत नहीं थी तो मामला दीगर हो जाता था, लेकिन अगर इसे आयशा वाले वाक़े का पता चल चुका था और इसके बावजूद भी वो झंग रवाना हो गया था तो फिर इसकी ज़ात शकूक व शुबहात के दायरे में बंद होती दिखाई देती थी। मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता, तोफैल ने बेबसी से मुझे देखते हुए कहा।
हो सकता है इन्हें आयशा की मौत की खबर हो गई हो और यह भी मुमकिन है कि वो इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर बेखबर हों। मैंने गंभीर अंदाज में कहा। तुमने वहाँ डेरे पर यही बताया था ना कि हफ्ता 25 फरवरी की दोपहर शौकत उर्फ शौका तुम्हारे पास आया और उसने तुमसे कहा था कि वो राना बहादुर अली के साथ जंग जा रहा है, लिहाजा डेरे का इंतजाम व इंसराम तुम्हें ही संभालना है। जी मैंने यही कहा था, वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला, और यही हकीकत भी है। ज़रा सोच कर बताओ, जब शौका डेरे से रुखसत हो रहा था तो क्या इस वक्त तक तुम्हें आयशा वाले वाक़ये की इत्तला मिल चुकी थी या शौका ने ऐसा कोई जिक्र किया था? मैंने पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। उसे इस बात का बाद में पता चला था और शौके ने भी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। ठीक है, तुम जा सकते हो, मैंने उसे फारिग करते हुए कहा। अगर वहाँ अहमदनगर में तुमसे कोई पूछे कि थाने में क्या बातें हुई तो तुम यही कहना कि बस मामूल की पूछताछ की है। आयशा और राना बहादुर अली के ताल्लुकात वाली बात किसी को नहीं बताना। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े अज़्म से बोला। मैं इस सिलसिले में अपनी ज़बान पर ताला डाल लूँगा। तो फैल के जाने के 10-15 मिनट बाद पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट आ गई। मैंने फ़ौरन लिफाफा खोलकर रिपोर्ट का मुताला किया। मज़कूरा रिपोर्ट के मुताबिक आयशा की मौत जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब 11 और 12 बजे के दरमियान वाक़े हुई थी। इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था। मौत के मुंह में जाने से कब्ल उसने अपनी सलामती और बका के लिए बहुत हाथ पांव मारे थे और इसी कोशिश में उसकी चूड़ियाँ टूट गई थीं, जिनके कांच की वजह से उसकी कलाइयाँ बुरी तरह जख्मी हो गई थीं। इस रिपोर्ट के साथ ही आयशा की पोस्टमार्टम शुदा लाश भी सरकारी अस्पताल से थाने पहुंचा दी गई थी। मैंने एक पुलिस एहलकार को अहमदनगर रवाना कर दिया ताकि वो मकतूला के शौहर याकूब तरखान को बुला लाए। आयशा की लाश याकूब के हवाले करना थी। हमारे ज़माने में फिंगरप्रिंट्स उठाने का रिवाज आम नहीं हुआ था और न ही अदालत फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स को कोई अहमियत देती थी। लिहाजा जब आयशा की लाश दरियाफ्त हुई और मज़कूरा लाश के मुआयने से मुझे पता चला कि इसे गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया है, तो मैंने फिर भी इसकी गर्दन के किसी खुसूसी मुआयने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। वैसे भी पानी में बहकर यहाँ तक पहुँचने के दौरान में फिंगरप्रिंट्स की मौजूदगी का कायम या बरकरार रहना मुमकिन नहीं था। मेरा ध्यान बार बार 8 साला यूसुफ की तरफ भी जाता था। यूसुफ आयशा और याकूब की अकलौती औलाद था। इसके वालिदैन का किरदार जो भी रहा हो और आयशा की मौत के असबाब कुछ भी क्यों ना हो, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था कि वो मासूम माँ ऐसी अजीम हस्ती से महरूम हो गया। थोड़ी देर के बाद याकूब तरखान थाने में मौजूद था। अब दोपहर रफ्ता रफ्ता से पहर में ढल रही थी। याकूब को ये तो पता चल ही चुका था कि मैंने आयशा की लाश हवालगी के सिलसिले में इसे थाने बुलाया है। वो अंदर बाहर से बुरी तरह टूटा दिखाई देता था। मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया। वो मेरे सामने आकर बैठा और गुलूगीर आवाज़ में बोला, थानेदार साहब, आयशा के कातिल का कुछ पता चला? हाँ, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पता चल चुका है मुझे, मैंने मायनाखेज़ लहजे में कहा। कब? क्या? वो लुकना ज़दा अंदाज में पूछने लगा। ये कि तुम्हारी बीवी को जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात 11 और 12 बजे के दरमियान गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया था, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। इस बदनसीब ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन जालिम कातिल ने उसकी पेश नहीं चलने दी। इसी मज़ाहमत के दौरान में उसकी चूड़ियाँ टूटती रहीं और कलाई जख्मी होती रहीं। नहर के किनारे पर जहाँ झाड़ियों में से आयशा की चादर और चप्पल मिली, वहीं आसपास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े भी मिले थे। अगलब इम्कान इसी बात का है कि इसी मकाम पर ज़ोरावर कातिल ने आयशा की ज़िंदगी का चिराग गुल किया और फिर उसकी लाश को सुपुर्दे नहर कर दिया था। मगर ये सारी बातें तो आप भी मुझे पहले बता चुके हैं, वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। इसमें नया क्या है जनाब? इसमें नया यह है कि तुम्हारी बीवी के राना बहादुर अली के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, मैंने उसकी आंखों में बहुत दूर तक देखते हुए सरसराती हुई आवाज़ में कहा। क्या? याकूब तरखान को इस तरह झटका लगा जैसे उसने बेध्यानी में बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। झिरझिराती हुई आवाज़ में उसने पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं वही कुछ कह रहा हूँ और बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। और इस सिलसिले में मैंने मुकम्मल तस्दीक कर ली है। मुझे पता चला है कि तुम्हारी बीवी अक्सर रात की तारीकी में राना बहादुर अली से मिलने उसके डेरे पर जाया करती थी। वक़्वा की रात भी वो इसी मकसद के साथ घर से निकली थी और फिर उसे एक हादसा पेश आ गया। मैं बात ख़त्म करके उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेने लगा। याकूब तरखान के चेहरे पर मुझे ज़लज़ले के आसार दिखाई दिए।
बेहद टूटे हुए लहजे में उसने कहा, ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं याकूब? मैंने ठहरे हुए अंदाज में उसे मुखातिब किया। तुम पेड़ नहीं गिनो, सिर्फ आम खाने से गर्ज रखो और ये बताओ कि आम मीठे हैं या खट्टे। जनाब, आप ठीक कह रहे हैं, वो मुर्दा सी आवाज़ में बोला। और तुम्हें आयशा और राना बहादुर अली के ताल्लुकात का इल्म था? मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, लेकिन तुम मजबूर और बेबस थे। राना बहादुर अली के सामने तुम्हें दम मारने की हिम्मत नहीं थी, लिहाजा तुमने बेगैरती की ज़िंदगी को अपना नसीब समझ लिया था और चुपचाप ये घिनौना तमाशा देख रहे थे। इसकी आंखें छलक आईं और वो नन्हे बच्चों के मानिंद बिलक बिलक कर रोने लगा। इन लम्हात में मुझे इस लाचार शौहर पर बेपनाह तरस आया। मैंने इसे रोने दिया ताकि इसके दिल का गुबार धुल जाए। थोड़ी देर के बाद वो अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, थानेदार साहब, मैं क्या कर सकता था? उसके अल्फाज में दुनिया जहान का दर्द सिमटा हुआ था। मैंने मायनेखेज अंदाज में कहा, तुमने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। जी? वो ताज्जुब खेज अंदाज में मुझे तकने लगा। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया थानेदार साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि बकुआ की रात अचानक तुम्हारी गैरत जाग उठी और तुमने फैसला कर लिया कि इस गंदे खेल को मजीद आगे नहीं बढ़ने दोगे। मैंने बदस्तूर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा। इस रात जैसे ही आयशा घर से निकली, तुम भी खामोशी से उसके ताक़ुब में निकल खड़े हुए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं अपने जहन में तरतीब पाने वाली कहानी की रोशनी में याकूब तरखान को घिसने की कोशिश कर रहा था। एक लम्हा तसब्सुब में रहने के बाद उसने जवाब दिया। इसके लहजे में कतईयत का अंसर शामिल था। नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर तुम दबे कदमों आयशा का ताक़ुब करते हुए राना बहादुर अली के डेरे के करीब पहुँच गए। मैंने ठोस अंदाज में कहा, फिर तुमने उसका काम तमाम कर दिया। मेरा लहजा इतना अटल था कि वो लरज़ कर रह गया। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, काश मैं ऐसा कर सकता। क्या मतलब? अब मेरे चौंकने की बारी थी। क्या तुमने आयशा का गला घूंटने के बाद उसे मौत के मुंह में नहीं धकेला था? नहीं जनाब, वो शिद्दत से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला। मैं घर से निकला तो इसी इरादे से था, लेकिन मुझे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। कोई मुझ पर सबकत ले गया था। कोई कौन? मैं पूछे बिना न रह सका। शौका, वो मजबूत लहजे में बोला। तुम्हारा मतलब है कि राना बहादुर अली का मुलाजिम शौके ने तुम्हारी बीवी आयशा को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा था? मैंने इस्तफसार की। जी बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा था। वो सर को अस्पाती जुम्बिश देते हुए बोला। हालांकि इस रात मैं आयशा को ठिकाने लगाने की नीयत से ही घर से निकला था। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं बेगैरती की जिंदगी जीते जीते खुद को एक जिंदा लाश समझने लगा था। मैंने हिम्मत करके ये फैसला किया था कि आयशा का काम तमाम करके इस अजियत का खात्मा कर दूंगा, लेकिन ये नेक काम मेरे हाथों से न हो सका। बात के इख्तिताम पर वो एक मरतबा फिर सिसक उठा। फिर मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि वक़ुआ की रात वो आयशा के पीछे ही घर से निकल गया था और थोड़ा फासला रखकर वो आयशा का ताक़ुब करते हुए उस मकाम तक जा पहुंचा जहां मुझे आयशा की सुर्ख गर्म शाल और चप्पल पड़ी मिली थी। और वहीं उसने एक अजीब मंजर देखा। झाड़ियों के अकब से एक शख्स अचानक बरामद हुआ और उसने आयशा को ज़ेर करने की कोशिश की। आयशा अपने तहफ़्फ़ुज़ में हाथ पांव चलाने लगी। ये मंजर देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसने हमलावर को पहचान लिया था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि शौका आयशा की ज़िंदगी का चिराग गुल करने के दर पे क्यों है। और जब तक वो कुछ समझ पाता, शौका अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। आयशा की मौत का एक ऐनी शाहिद मुझे मिल गया था, लेकिन ये ऐनी शाहिद यानी याकूब तरखान ये नहीं जानता था कि शौके ने आयशा को मौत के घाट क्यों उतारा था। इसके मुताबिक जब उसने आयशा को बेदम होते देखा तो दबे कदमों वापस चला गया। उसे नहीं मालूम था कि शौके ने कब और कैसे आयशा को सुपुर्दे नहर किया था। तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताईं? उसके खामोश होने पर मैंने इस्तफसार किया। राना बहादुर अली के डर से वो सहमे हुए लहजे में बोला। और फिर अपनी बीवी के काले करतूतों की कहानी किस मुंह से सुनाता? आखिरी जुमला उसने बड़े कर्वनाक अंदाज में अदा किया था। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो याकूब, जो होना था वो हो चुका, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि शौके को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर दम लूंगा और इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत पेश आएगी। तुम इस अंदोनाक वाक़ये की चश्मदीद गवाह हो। मुझे उम्मीद है कि तुम कानून के साथ भरपूर ताउन करोगे। उसने उस बात में गर्दन हिलाकर अपने ताउन का यकीन दिलाया। मैंने ज़रूरी कार्रवाई के बाद आयशा की पोस्टमार्टम शुदा लाश उसके हवाले कर दी। 28 फरवरी की शाम आयशा को सुपुर्द खाक कर दिया गया।
अगले रोज़ यानी 29 फरवरी की दोपहर को राना बहादुर अली अपने चमचाए खास शौके के हमरा झंग से वापस आ गया था। 29 फरवरी के जिक्र पर चौंकने की ज़रूरत नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो लीप का साल था। गुज़िश्ता रोज़ याकूब तरखान की ज़ुबानी जो सनसनीखेज़ और इबरत अंगेज़ इंकशाफात हुए थे, उनके पेश नज़र मैंने शौके की गिरफ्तारी का बड़ा शाफी बंदोबस्त कर रखा था। लिहाजा जैसे ही उसने अहमदनगर में कदम रखा, मेरे सादा लिबास चाको चौबंद अहलकारों ने उसे गिरफ्तार करके थाने की हवालात में पहुंचा दिया। शौके की गिरफ्तारी पर राना बहादुर अली ने बड़ी उछल कूद मचाई थी, लेकिन मैंने कोई परवाह किए बगैर शौके को तफ्तीश की चक्की में पीस डाला। शौके के खिलाफ मेरे पास इतना ठोस सबूत था कि वो ज़्यादा देर तक तफ्तीश के सामने मज़ाहमत न कर सका और उसने आयशा के कत्ल का इकबाल कर लिया। शौके ने पहले तो इस कत्ल का सारा मलबा अपनी ज़ात पर ही डालने की कोशिश की, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि जो औरत राना बहादुर अली की मंजूर नज़र हो, इसे शौके ने अपनी मर्जी से मौत के घाट उतार दिया था। जब मैंने तफ्तीश के मखसूस गुर आजमाए तो वो ये बताने पर मजबूर हो गया कि ये कत्ल उसने राना बहादुर अली के ईमा पर किया था। मैंने पहली फुर्सत में राना बहादुर अली को शरीके जुर्म बल्कि इस जुर्म की असल जड़ नामजद करते हुए शामिल तफ्तीश कर लिया। पहले तो राना बहादुर अली मुझे अपने ताल्लुकात से डराने की कोशिशें करता रहा, लेकिन मैंने जब उसकी हर धमकी को जूते की नोक पर रखा तो वो राह रास्त पर आ गया। मेरी कड़ी तफ्तीश के जवाब में उसने बताया कि आयशा ने उसके साथ गद्दारी की थी। वो उसके सियासी हरीफ मलिक करीम बख्श उर्फ जमाल कोट के साथ मिल गई थी और अहमदनगर की अहम खबरें जमाल कोट पहुंचा रही थी। लिहाजा उसने आयशा का काम तमाम करवाने के बाद उसे नहर में फेंकवा दिया। इसका मंसूबा यह था कि आयशा की लाश जमाल कोट के इलाके में नहर से बरामद हो ताकि उसके कत्ल का शक मलिक करीम बख्श की तरफ चला जाए, जो उसका सियासी हरीफ था। इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए उसने एक जमाल कोट में अपने एक ऐसे बंदे को भी तैनात कर दिया था जो नहर में से आयशा की लाश को दरियाफ्त करता। लेकिन राना बहादुर अली की बदकिस्मती समझ लें या वक्त की सितम ज़रीफ़ी कि आयशा की लाश नहर के सुस्तरो पानी में बहते हुए अल्लाह दित्ता के जाल में जा फंसी। अगर अल्लाह दित्ता मछेरे ने झोंक ज़मीन में नहर के अंदर अपना जाल न फैलाया होता तो यकीनन आयशा की लाश बहते हुए झोंक ज़मीन से आगे निकल जाती और फिर जमाल कोट में पहुंचकर दरियाफ्त होती। लेकिन तकदीर के आगे तदबीर की कब चलती है। आयशा का किरदार इसका और अल्लाह का मामला था और वो अपने अच्छे बुरे अमाल के लिए अपने माबूद को जवाब देती। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये थे कि इसका खून हुआ था और ये खून नाहक इंसाफ का तलबगार था। मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि मैं इसके कातिल बल्कि कातिलों को अदालत से करारे वाकई सज़ा दिलवाऊँ। लिहाजा मैंने राना बहादुर अली और उसके नमकख्वार शौके के ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत चालान तैयार करके इन्हें हवाले अदालत कर दिया ताकि दूसरों के लिए नमूना इबरत साबित हो। खस कम जहाँ पाक